हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने द प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसिडेंट को लेकर, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट, इसके अलावा इलेक्शन देखा था प्रेसिडेंट का, और साथ ही साथ टर्म ऑफ ऑफिस और उनका विकेट कैसे होता है, पोस्ट ये देखा था। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। और सेकंड पढ़ेंगे कि जो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, वो डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से पावर्स होते हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The Vedic Academy। तो लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट को डिवाइड कर दिया था इन डिफरेंट सेक्शंस में, जिसमें सबसे पहला सेक्शन था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देखे थे प्रेसिडेंट को लेकर, फिर क्वालिफिकेशन देखा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, फिर इलेक्शन के प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से देखा था, और इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे उनका वोट का वेटेज होता है ये हमने देखा था। और फिर टर्म ऑफ ऑफिस और वेकेशन देखा था कि कैसे वेकेट करते हैं, कैसे रिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना दिन का होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये 2 पॉइंट्स जो कि अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो अगर वो अपने नॉर्मल तरीके से टर्म ऑफ ऑफिस उनका ख़त्म नहीं होता है, जो 5 साल का उनका टर्म था वो नॉर्मल तरीके से ख़त्म नहीं होता है, या वो रिज़ाइन नहीं देते हैं, ठीक है, और बीच में ही वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं और राज्यसभा या लोकसभा चाहती है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो उन्हें इम्पीच करना होगा। उस प्रोसेस को, प्रेसिडेंट के हटाने को प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इसे अब ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा पावर्स की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट के पास कई तरह के पावर होते हैं, जिन्हें कई तरह में डिवाइड किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर, इसके अलावा जुडिशियल पावर, मिलिट्री के साथ पावर, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर। तो इन सारे पावर्स को हम देखेंगे, ठीक है, और उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स को याद करना होगा आपको। सभी को याद नहीं करना होगा एसएससी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन मैक्सिमम को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि प्रेसिडेंट जो ये चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से। क्यों? देखिए, जो भी अभी इसके बाद आप टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो काफ़ी कम बन सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट एक अकेला ऐसा टॉपिक है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट क्लास में ही हमने काफ़ी क्वेश्चन देखा था और इस क्लास में भी फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव में टाइप में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इससे प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को अच्छे से पढ़ें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आते हैं, सबसे पहले देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस से अगर वो नहीं हटते हैं, रिज़ाइन नहीं देते हैं और पार्लियामेंट उन्हें हटाना चाहती है, तो वो कैसे इम्पीचमेंट के थ्रू हटता है, ठीक है। तो अब इम्पीचमेंट कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है, जो प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट है, आपको बिल्कुल ही याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 61 स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार लीजिए। नेक्स्ट, अब उन्हें इम्पीचमेंट क्या सिर्फ राज्यसभा लोकसभा को मन करेगा कि नहीं प्रेसिडेंट ठीक नहीं लग रहे हैं, हटा देना, तो हटा देंगे क्या? नहीं, उनको सिर्फ एक ही ग्राउंड पर हटाया जा सकता है कि वो वायलेट कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट नहीं करेंगे तो हम उनको इम्पीच नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना होगा, तभी हम उनको इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं। तो इम्पीचमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक बिल पास होता है तो हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, उसी तरह इम्पीचमेंट का भी जो रेजोल्यूशन है वो एक किसी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब सपोज वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, हम ठीक है मान लेते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, तो जब वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो 25% ऑफ टोटल मेंबर्स जो होते हैं उनका उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। उसे सपोर्ट कर जब वो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसी टाइम पे 25% यानी 1/4 ऑफ द हाउस, अगर 250 स्ट्रेंथ है सपोज मान रहे हैं राज्यसभा का, तो 250/4 कर दीजिए, कितना होता है? ऑलमोस्ट 63 मेंबर्स ऑलमोस्ट आएंगे। तो 63 मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, तभी ये इंट्रोड्यूस हो पाएगा। अब इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, इतना सपोर्ट मिल गया आपको, तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास नोटिस जाएगा कि आप पे इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को भी मौका मिलेगा
कि वो अपने बात को डिफेंड करें कि नहीं मैंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ा है, ठीक है, वो डिफेंड कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये रेजोल्यूशन को वोट पे रखा जाएगा। अब ये रेजोल्यूशन, क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन है, कोई नॉर्मल रेजोल्यूशन तो है नहीं, तो इसीलिए 2/3 मेजोरिटी से ये पास होगा। वो भी 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, जितना वोट कर रहे हैं वो नहीं, टोटल जो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 2/3। तो जब हम मेजोरिटी पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें एकदम 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। हमने स्पेशल मेजोरिटी के केस में इसे देखा था, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस में अगर उसे पास कर देते हैं, वो मिनिमम है, ठीक है, उससे ज़्यादा लोग अगर उसे पास कर दिया तो वो फिर रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब क्या होगा, अब रेजोल्यूशन चल जाएगा सेकेंड हाउस के पास, ठीक है। तो जैसा हम मान के चल रहे हैं कि ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सेकेंड हाउस यानी लोकसभा में चला जाएगा। अब इस केस में जो सेकेंड हाउस है उसे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोला जाता है। अब जैसे कि फर्स्ट हाउस में ये इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, ठीक है। अब लोकसभा जो सेकेंड हाउस है वो इसे एक तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकेंड हाउस है उसे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बोला जाता है। अब इन्वेस्टिगेटिंग हाउस क्या करेगी, अब इन्वेस्टिगेटिंग हाउस या तो कोई कमेटी कंस्टिट्यूट कर देगी या तो पूरा हाउस ही ये एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। और इसके बाद वहाँ भी वोटिंग होगी, ठीक है। और वहाँ भी वोटिंग होने से पहले मैंने बताया कि प्रेसिडेंट अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है। तो जो अपना डिफेंड दे रहे हैं वो या तो खुद डिफेंड कर सकते हैं, अपने पक्ष को खुद रख सकते हैं, या फिर एक अटॉर्नी भी वो रख सकते हैं अपने पक्ष को रखने के लिए कि नहीं मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ा है, ठीक है। अब सेकेंड हाउस भी जब फील करेगा कि नहीं 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 उनका पक्ष सही नहीं है, और सेकेंड हाउस भी से 2/3 मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, अगेन स्पेशल मेजोरिटी जो 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, यानी हमारे केस में जब हम एग्जांपल ले रहे हैं उस केस में लोकसभा का अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है, भी इसे पास कर देगा तो क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, वेकेट करना होगा अपना ऑफिस प्रेसिडेंट का पोस्ट को, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस आप पूरा समझ गए। आपको पूरे डिटेल में प्रोसेस याद नहीं रखना है, लेकिन आप याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबसे पहले तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, 61st आर्टिकल में मेंशनड है। सेकंड कि दोनों हाउस में आपको 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, हर जगह 2/3 ऑफ द जो प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होता है, लेकिन इम्पीचमेंट के केस में टोटल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको याद रखना है दोनों हाउस में। चलिए, तो इम्पीचमेंट का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के पास कई तरह के पावर्स होते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंने समझाए हैं अब तक तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कहीं भी अगर मिनिस्टर्स, हम पॉलिसी मेकिंग या फिर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव पावर हो जाता है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन, रूल, लॉ, बिल पास करना, इन सब की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर हो जाता है। फाइनेंशियल पावर तो समझ ही रहे हैं, फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड। जुडिशियल हम समझ रहे हैं, जुडिशियली मैंने आपको बताया था क्या होता है, न्यायपालिका, तो कोर्ट, जजेस, इनसे रिलेटेड पावर। मिलिट्री पावर आप जान ही रहे हैं, मिलिट्री, डिफेंस फोर्स, आर्म्ड फोर्स। इमरजेंसी पावर, अब इमरजेंसी पावर यहाँ जितने पावर हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी पावर से काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं इमरजेंसी पावर से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी में। चलिए अब एक एक करके सभी पावर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स पे। तो अब देखिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन हैं वो कौन लेते थे, हमने पहले ही पढ़ा था कि वो असल में लेते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन वो जितने भी वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है, इनका नाम उसमें जुड़ा रहता है। भले ही प्रेसिडेंट मैक्सिमम चीज़ नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बिना, लेकिन उनका नाम जो है, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन उनमें उनका प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट करना। देखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, स्टार मार लीजिए,
ठीक है। प्रेसिडेंट कई लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज एग्जांपल दे देगा कि सीएजी को कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बहुत लोग अपॉइंट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर चुन क्या है, हमारे जो एक तरह से लोकसभा या राज्यसभा में से, ठीक है, लोगों ने उन्हें चुना है, लेकिन वो लोगों ने उन्हें चुना है एज एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यूजुअली एक कन्वेंशन ये है कि प्रेसिडेंट किन्हें बुलाएंगे, जो भी पार्टी है जिसने मेजॉरिटी हासिल किया है उनके लीडर को वो बुलाएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उन्हें अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो जो सपोज एक छोटा सा पार्टी था जिसे 1/10 ऑफ सपोर्ट ही है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसके लीडर को उन्होंने पार्लियामेंट बना दिया, तो विद इन 1 और 2 वीक्स लीडर को अपना एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा कि उसे 50% ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ वो कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाएगा और इसी के साथ वो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेबल पार्टी हो, ठीक है, 5 साल के लिए एक स्टेबल पार्टी हो, इसलिए ऐसा ज़रूरी है कि उस पार्लियामेंट का 50% से ज़्यादा जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, जो लीडर है उसे। अगर कॉन्फिडेंस प्राप्त हो मतलब क्या, कि अगर हम कभी भी उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन में खड़ा करें तो वहाँ वो पास होकर निकले, ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार गिर जाए। सरकार गिरने का मतलब क्या, कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पोस्ट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पोस्ट उन्हें अपने पोस्ट से विकेट करना पड़े, जो मिनिस्टर्स का पोस्ट हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं सरकार गिर गई। वो अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार में नहीं रहते हैं, सरकार गवर्नमेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बना रहता है। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके अलावा अदर मिनिस्टर्स जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन सबको कौन अपॉइंट करता है, सबको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, और यूजुअली किन्हें करेंगे, जो मेजॉरिटी में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जितने भी जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा आपको याद रखना हाई कोर्ट भी, जितने हाई कोर्ट्स हैं इनके भी चीफ जस्टिस और जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबको याद रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर एक ही आदमी हो सकता है प्रेसिडेंट, तो वही अपॉइंट करेंगे। हाई कोर्ट में लोग थोड़ा धोखा खा जाते हैं, हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट है कई लोग क्या कर देते हैं कि जजेस चीफ जस्टिस को दे देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन नहीं, अपॉइंट उन्हें भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके अलावा गवर्नर्स ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट के गवर्नर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं आएंगे, लेकिन गवर्नर ऑफ स्टेट पूछ देगा या फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का पूछ देगा, तो आपको लगेगा कि नहीं हो सकता है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का करता हो। गवर्नर के केस में आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर करते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ केस में सब केस में प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं उनके भी चीफ को यही कर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ही। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देन यूपीएससी के चेयरमैन। तो हम देख रहे हैं कई सारे यहाँ पे मेंबर्स, आपको सभी याद रखने हैं, ठीक है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार तक आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। चलिए अब इसके अलावा ये तो हो गया अपॉइंटमेंट का पावर। अब नेक्स्ट आते हैं कि वो जितने भी यूनियन टेरिटरी को आप अगर जानते हो, पढ़े हो, तो यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्टर करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहीं कहीं कमिश्नर, कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटर, ये सिर्फ पोस्ट के नाम है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, डायरेक्टली यूनियन के अंदर। ये कोई स्टेट नहीं है, स्टेट में अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसमें चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, वो लोग रूल करते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है ये डायरेक्ट यूनियन के अंदर आता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट इन पर रूल करती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट किन के थ्रू रूल करती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यूजुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, याद रहेगा आपको। चलिए तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसके अलावा कुछ और हैं, लेकिन हम सिर्फ जो बेसिक हैं उन्हीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में। तो लेजिस्लेटिव मतलब नियम कानून, लोकसभा राज्यसभा इससे रिलेटेड होगा, ठीक है, पार्लियामेंट से। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सेशन हैं, ठीक है, उनको प्रोरोग करना और उनको समन करना किसका पावर है, ये प्रेसिडेंट का ही पावर है, ठीक है।
तो वही जो होता है सेशन को बुलाते हैं, सेशन को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। समन मतलब सेशन को बुलाना कि हाँ सेशन अब आए, ठीक है। उसके बाद प्रोरोग करना मतलब सेशन को रोक के रख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके रख सकते हैं। तो ये पावर है प्रेसिडेंट का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पावर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लोकसभा, पूरे लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इस केस में हम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें लोकसभा को, तो पूरा लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब वो देखेंगे कहीं किसी का मेजॉरिटी ही नहीं बन रहा है, कोई सरकार कोई कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकती है, ठीक है, तो वो इसे डिसॉल्व कर देगी और फिर एक नए तरह से इलेक्शन होगा, ठीक है। ये पावर किसका है? ये प्रेसिडेंट का ही पावर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर। नेक्स्ट, ही एड्रेसेस टू द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है एवरी ईयर, ठीक है, फर्स्ट सेशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, देखिए मैंने बात कर रहा हूँ, तो उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट अगेन पढ़ा हुआ पॉइंट है, ही नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स टू लोकसभा, 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। हम जब लेजिस्लेशन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, इसलिए मैंने आपको लेजिस्लेशन जो है इंडियन लेजिस्लेचर वो पहले ही पढ़ा दिया है ताकि आपको ये सब कुछ समझने में दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो 2 मेंबर्स लोकसभा के जो कि कौन थे? जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे उनको, साथ ही 12 मेंबर जो राज्यसभा जो कि फील्ड ऑफ आर्ट कल्चर इनसे रिलेटेड रहते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो उनको कौन करता था? नॉमिनेट प्रेसिडेंट। तो ये जो नॉमिनेशन का पावर है पार्लियामेंट में वो किसका है? प्रेसिडेंट का। अब एक नया पॉइंट यहाँ पे आता है, देखिए, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। प्रोमलगेट को ज़्यादा भारी वर्ड है, ध्यान मत दीजिए, बस ऑर्डिनेंस वो ला सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के साथ हमेशा प्रोमलगेट वर्ड यूज ही होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक तरह का छोटा एक्ट ही होता है, एक लॉ ही होता है। तो क्या होता है, जब भी हमारे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, तो उस समय हमको इमीडिएट कोई लॉ चाहिए, ठीक है, कुछ इमीडिएट एकदम अभी, तो प्रेसिडेंट उसे तुरंत एक ऑर्डिनेंस के रूप में ला सकती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस के रूप में लाने के बाद क्या होगा कि वो लॉ बन जाएगा तुरंत। लेकिन क्या है कि जब भी नेक्स्ट सेशन बैठेगी, ठीक है, नेक्स्ट सेशन जब भी पार्लियामेंट की बैठेगी तो उससे बिल करके पास करना होगा। अगर वो पास नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट से within 6 weeks, तो वो ऑर्डिनेंस फिर नल एंड वॉइड हो जाती है, ठीक है। तो वही होता है हमारा ऑर्डिनेंस। चलिए, ऑर्डिनेंस के बारे में आपको बेसिक आइडिया रखना है। और कौन हमारे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं फाइनेंशियल पावर्स में। यहाँ भी कुछ देखे हुए पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमने देखा था कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, 2 बिल जो थे वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही स्टार्ट होते थे और सिर्फ लोकसभा में स्टार्ट होते थे, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा था। अगर आप इस वीडियो को लाइन से देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को अगर बीच में देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो लाइन से मैं कहूँगा प्लेलिस्ट में इसे लाइन से सीरियली देखें। चलिए, तो एक तो हो गया नो मनी बिल और फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि वो कॉन्टीजेंसी फंड से जब लगे कि ज़रूरत है, कुछ इमीडिएट कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया है, ठीक है, तो वो कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकल सकता है। अब कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है? देखिए, कॉन्टीजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो इमरजेंसी के लिए ही बना होता है, ठीक है। कुछ डिजास्टर आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें कुछ पैसे हम जमा करके रखते हैं, ठीक है, कि वो एकदम इमरजेंसी जब तक नहीं आ जाए तब तक उससे पैसे नहीं निकालने हैं। तो इसमें से पैसे जो निकालने का पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल पावर हम पढ़ रहे हैं, तो वो फाइनेंस कमीशन को भी कंस्टिट्यूट करते हैं एवरी 5 ईयर। तो एक फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट होता है हर 5 साल पे, ठीक है। वो कौन कंस्टिट्यूट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जुडिशियल पावर में, न्यायपालिका से रिलेटेड पावर। तो एक पावर तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था, अपॉइंटमेंट का, किसे चीफ जस्टिस और जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस और जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। बेसिक एकदम हो गया, याद हो गया, अब तक कंठस्थ हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उनको कुछ भी डाउट लगे लॉ से रिलेटेड तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट उन्हें देंगे वो उन पे बाइंडिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हें माने, ठीक है, जो एडवाइस दे। तो ये एक प्रेसिडेंट का पावर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर उनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर, ठीक है, कि वो पार्डन दे सकते हैं। पार्डन क्या होता है? माफ़ी, ठीक है। किसी को कोई कोर्ट में सज़ा मिली हो
तो वो उसे पार्डन यानी माफ़ी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे वर्ड है, रिप्राइज, रिस्पाइट, ठीक है। अब ये जितने भी हैं इन रेमिशन, ठीक है, ये सारे वर्ड जो है ना एक तरह से पार्डन का ही पार्ट होता है, ठीक है। पार्डन मतलब माफ़ी हो गई पूरी तरह से, लेकिन ये जो रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, इसमें क्या होता है कि सज़ा कम कर दी गई, सज़ा बदल दी गई, हल्का कर दी गई, ये इनका मतलब होता है। तो इनके डिटेल में मत जाइए, इनका मतलब मेन जो इसमें कीवर्ड है वो पार्डन है, ठीक है, कि वो पार्डन दे सकते हैं प्रेसिडेंट, यानी सज़ा को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह के सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी केस जिसमें जो कोर्ट मार्शल ने उन्हें सज़ा दिया हो, जो पनिशमेंट जो कोर्ट मार्शल के थ्रू उन्हें मिला हो, ठीक है, ऐसे किसी भी केस में, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस होता है जो कि यूनियन लॉ को तोड़ता है, ठीक है, कोई भी ऑफेंस जो कि यूनियन लॉ को तोड़ता है, ठीक है, स्टेट लॉ ये सब को नहीं, यूनियन लॉ को तोड़ता है, तो उस केस में आराम से माफ़ी दे सकते हैं। और ऐसा कोई भी केस जिसमें भी डेथ पेनल्टी दी हो, तो आपने देखा होगा कि फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट से डेथ पेनल्टी मिल जाती है तो लोग जाते हैं प्रेसिडेंट के पास पार्डन के लिए अप्लाई करने कि प्लीज़ इन्हें डेथ पेनल्टी हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, कुछ कम कर दिया जाए सज़ा, ठीक है, मतलब उम्र कैद दे दिया जाए डेथ पेनल्टी के बदले, फांसी के बदले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट पावर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिलिट्री पावर के ऊपर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले ही क्लास में प्रेसिडेंट के कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। जो हमारे डिफेंस फोर्स है यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, आर्मी ज़मीन का, नेवी जल, और जो एयरफोर्स हो गया ये हमारा वायुसेना। तो इन तीनों के जो हेड हैं उनको कौन अपॉइंट करेंगे, उनको जो है चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर, इन सब के ऊपर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। तो इन सब के चीफ को भी कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट में आपको काफ़ी कुछ याद रखना है, याद रखिए प्रेसिडेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर देश में कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें वॉर डिक्लेयर करना हो किसी देश पे, या फिर वॉर चल रहा हो और फिर हमें शांति डिक्लेयर करना हो, ठीक है, तो वो कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। भले ही इसके पीछे जो हमारे पार्लियामेंट ही काम कर रही है, ठीक है, पार्लियामेंट ही देगी, लेकिन इसके पीछे जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का रहता है, ठीक है, नाम प्रेसिडेंट का होता है। चलिए हो गया मिलिट्री पावर। अब आएंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो अब तक के टॉपिक है वो है इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। क्यों? जो भी अभी पढ़ा हमने सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से, लेकिन थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी जिसे आपातकाल भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ही सिर्फ पावर हो सकता है कि वो प्रोक्लेम कर सके इमरजेंसी। भले ही इसमें भी पार्लियामेंट का ही होता है कि पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर उनके मदद से ही इमरजेंसी होता है, लेकिन ये प्रोक्लेम हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। सबसे पहले होता है नेशनल इमरजेंसी। ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? 352, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना है। नेक्स्ट होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। तो स्टेट इमरजेंसी तो आए दर होते रहती है। आपने देखा हो किसी स्टेट में सपोज हम देखते हैं कि उतना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, कोई मेजोरिटी नहीं आ रहा है, तो उस केस में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर डायरेक्ट आ जाता है, तो उससे ही स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। तो ये किस आर्टिकल में? 356 में। ये काफ़ी होते रहता है। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 के अंतर पे है, इसलिए आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। 352 प्लस 4 कर देंगे 356, प्लस 4 कर देंगे 360। बस आप इस ऑर्डर को कंफ्यूज मत करिएगा, पहले नेशनल इमरजेंसी, फिर स्टेट इमरजेंसी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों एक्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, अगर आर्टिकल्स हैं। अगर 10 आर्टिकल में अगर याद करने बोलूँ सिर्फ, तो इसमें ये तीनों आर्टिकल जरूर आएंगे, ठीक है। ऐसे में सिर्फ 10 मैं आपको बोलूँगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी को। तो नेशनल इमरजेंसी जैसे मैंने बताया आर्टिकल कौन सा है? 352। अब इस केस में क्या होता है, अब ये किस ग्राउंड पे किया जाता है? जब लगे प्रेसिडेंट को कि कंट्री जो है किसी वॉर के सिचुएशन में है, या एक्सटर्नल एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रेबिलियन है। तीनों का मतलब क्या हो गया? वॉर का सिचुएशन तो आप समझ रहे हैं कि किसी देश से हमारा जो है वॉर हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि प्रेसिडेंट सोचे कि नहीं, इमरजेंसी का सिचुएशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन इज अगेन काइंड ऑफ अ वॉर ही, ठीक है, लेकिन बस सेकंड हमें बस अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन चालू हुआ है हमारे देश में, ठीक है।
थर्ड क्या होता है, आर्म्ड रेबेलियन। हमारे देश के अंदर ही रेबेलियन हो रहा है जो कि आर्म्ड हो, ठीक है। तो सपोज कुछ ग्रुप्स हमारे मिल गए जो कि तैयारी कर रहे हैं कि कुछ घटित किया जाए, तो उसको अगर शक होता है प्रेसिडेंट को ऐसा, तो उसी केस में एक नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाएगी उस आर्म्ड रेबेलियन को रोकने के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमारे देश में 3 बार लग चुका है नेशनल इमरजेंसी, 1962 और था आपको पता है 71 वॉर अगेन, 75 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है डेट, साथ ही साथ ये आर्टिकल याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी तो आप अब समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट इमरजेंसी मैंने अभी बताया, प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगता है उसे ही स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। आपको याद रखना है क्या, आर्टिकल्स याद रखने हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाए एक स्टेट का, ठीक है। इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, किसी एक स्टेट में सपोज इलेक्शन हुआ बीच में ही कभी कि पूरा कुछ मेजोरिटी बन नहीं रहा है, कोई किसी के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उस केस में वो किसके अंदर चला जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया स्टेट इमरजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट तब ला सकते हैं जब उनको ऐसा महसूस होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश का वो खतरे में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। क्रेडिट मतलब लोन, उधार, देश जो है ना उस उधार को चुकाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। और कुछ यही सब में उन्हें लगे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रहा है देश में, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी ला सकती है, ठीक है। अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ठीक है। ये अच्छी बात है बहुत, ठीक है। तो तीनों इमरजेंसी आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ जो है हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्रेसिडेंट का आपको सभी टॉपिक आपको लगता है याद हो गया होगा, ठीक है। याद रखिए, जो आर्टिकल से हमने पढ़े वो तो ज़रूर याद रखिए। आर्टिकल 52 से लेके 61, अगेन 352, 356, 360, ये सब तो ज़रूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपके लाइक करने से, ठीक है। आप जो कमेंट्स देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। अगर आप इस चैनल का एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां पर आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज सीरियली मिल जाएंगे। इससे आपको वीडियोस खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी।